हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश स्नैपशॉट का ये 5th लेसन है मदर्स डे, इसकी समरी को डिस्कस करने वाले हैं। मदर्स डे रिटन बाय J.B. प्रेस्टले। इस नाटक में एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिनके परिवार में माँ को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता है। मदर्स डे में J.B. प्रेस्टले ने जो एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग इस एकांकी नाटक में कुल 5 पात्र हैं प्रमुख। मिसेज एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरल पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड। इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ये घटना जो इस सीरियल में उन्होंने दिखाई है, एक्सप्लेन की है, मिसेज पियर्सन की बैठक की है और उनका घर लंदन के उपनगर में बना हुआ है और दोपहर से बाद का समय है। मिसेज पियर्सन तथा मिसेज फिट्जजेराल्ड पड़ोसिन हैं। मिसेज पियर्सन एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली परंतु कुछ चिंताग्रस्त लगभग 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला हैं, परंतु वे कुछ कमज़ोर स्वभाव की महिला हैं। यद्यपि वे अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हैं परंतु फिर भी उनके बच्चे उन्हें मात्र एक घरेलू नौकरानी ही मानते हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड कुछ अधिक आयु की और भारी शरीर और हष्टपुष्ट महिला हैं। वे एक धूम्रपान करने वाली महिला हैं, शराब पीती हैं और ताश खेलने की शौकीन हैं। दोनों महिलाएं एक साथ बैठी दिखाई देती हैं जब इस एकांकी की शुरुआत होती है। जैसे ही पर्दा उठता है, ये घर मिसेज पियर्सन का है और वे अपनी पड़ोसन को अपनी राम कहानी सुना रही हैं। अपने बच्चों डोरिस तथा जो साइरिल वयस्क हो गए हैं, वे दोनों ही आत्म केंद्रित और विचारहीन हैं। वे किसी दफ्तर में कहीं पर काम करते हैं परंतु जब घर लौटते हैं, घर लौटकर उन्हें बाहर जाकर मौज मस्ती करने की जल्दी रहती है। वे घर में चाय मंगाते हैं और अन्य जो घर के कार्य हैं उनकी भी डिमांड अपनी मदर से करते हैं। कमज़ोर स्नेह माँ के मन को चोट पहुँचती है और अंदर ही अंदर वे घुटती हैं परंतु अपने बात कहने का साहस नहीं कर पाती क्योंकि उनके पति भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड एक रौबदार महिला है। वे अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती हैं। वह मिसेज पियर्सन को भी सलाह देती है कि अपनी बात कहो, बलवान बनो और परिवार की बोझ बनो। वे कहती हैं कि तुम्हें अपने बच्चों तथा पति के पीछे भागने का और उनके आदेश का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु उनके अनुसार ऐसा करना उन पर बुरा असर डालेगी। उनके पति, बेटे तथा बेटियों को चाहिए। मिसेज फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि उनके पति को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए तथा उनके बच्चों को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, परंतु उनके बच्चे उनको वो सम्मान घर में नहीं देते हैं जिसकी वो हकदार है। वे मिसेस पियर्सन को सलाह देती हैं कि आपको अपने राइट्स के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। काफ़ी हद तक मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसन से सहमत भी हैं परंतु फिर भी वे अपने परिवार को सुधारने का वायदा नहीं करती हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड सुझाव देती है कि मैं पूरे परिवार को सबक सिखा दूंगी और उनको उनकी औकात बता दूंगी यदि आप मेरा साथ दें। उनके पास एक योजना थी, एक प्लान था कि वह मिसेज पियर्सन से व्यक्तित्व को अदल बदल लें। वह मिसेज पियर्सन के हाथों को अपने हाथ में लेकर कुछ शब्दों का मंत्रोच्चारण करती है और थोड़ी देर के बाद वे दोनों शिथिल पड़ जाती हैं और शीघ्र ही उनमें जान आ जाती है और उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। अब मिसेज पियर्सन साहसिक और रौबदार बन जाती हैं तथा मिसेज फिट्जजेराल्ड घबरा जाती है। वह देखती है कि उसका शरीर बदल गया है और वह चीख मारती है। मिसेज पियर्सन, जिसके अंदर मिसेज फिट्जजेराल्ड की व्यक्तित्व समा गया है, वह अपने परिवार को दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जाती है, पर असली मिसेस पियर्सन को आश्वस्त कर दिया जाता है
कि दोनों का व्यक्तित्व बदलाव भी आसानी से हो जाएगा। अब नई मिसेज फिट्जजेराल्ड को कहा जाता है कि वह अपने घर लौट जाए और कुछ समय बाद आए। मिसेज पियर्सन अपने नए अवतार या रूप में सिगरेट पीती है और मेज पर ताश का खेल खेलने हेतु पत्ते बिछा देती है। डोरिस, जो 20 वर्ष से ऊपर की एक सुंदर युवती है, कमरे में तेजी से प्रवेश करती है क्योंकि वह एक बिगड़ी हुई लड़की है। वह अपनी माँ से 2 चीज़ें मांगती है, अपनी पीली पोशाक पर प्रेस और एक कप चाय। उसे माँ को धूम्रपान करते देखकर हैरानी हो जाती है और उसे यह सुनकर ठेस लगती है कि चाय तैयार नहीं की गई है। वह अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाने की हड़बड़ी में है। माँ उसकी पोशाक पर प्रेस करने से मना कर देती है तो वह चार्ली स्पेंस की भी आलोचना करती है। वह पीली पोशाक की भी निंदा करती है। वह कहती है कि चार्ली तो बड़े बड़े दांतों वाला एक मूर्ख व्यक्ति है। डोरिस रो पड़ती है और बाहर निकल जाती है। कुछ देर के बाद साइरिल प्रवेश करता है। वह भी चाय की डिमांड करता है और नाराज़ हो जाता है, परंतु उसकी माँ उसको चाय देने से मना कर देती है। वह यह सुनकर बहुत ही निराश और हताश हो जाता है कि उसके वस्त्रों को न तो बाहर निकाला गया है और न ही उनकी कोई मरम्मत की गई है। वह सोचता है कि शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं है, परंतु वह हैरान है कि अब मैं कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहती और कठोरतापूर्वक उत्तर देती है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसे भी अपनी दिनचर्या से सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद डोरिस कमरे में प्रवेश करती है। उसने अब एक शॉल लपेटा हुआ है। उसकी माँ उसको बोलती है कि इस शॉल में तुम बहुत बुरी दिख रही हो। डोरिस माँ को दोष देती है कि तुम्ही ने मुझे पहले भी रुलाया था। फिर माँ मदिरा पीने की इच्छा व्यक्त करती है। भाई बहन फुसफुसाहट के साथ बातें करने लगते हैं। डोरिस बताती है कि माँ थोड़ी देर पहले सिगरेट भी पी रही थी और ताश खेल रही थी। वह बिल्कुल बदल गई है। शायद उसका सिर कहीं टकरा गया है अथवा कोई झक्की या सन की कोई बात ऐसी हो गई है जिसके कारण उसका व्यवहार बदल गया है। दोनों ही उत्साहपूर्वक डैड के आने की प्रतीक्षा करते हैं। माँ उन्हें मूर्खतापूर्ण और ठहाके लगाकर हंसने पर फटकारती है। बच्चों की आंखों में पुनः आंसू आ जाते हैं। वे माँ से पूछते हैं, आखिर हमारे प्रति आप इतनी कठोर कैसे हो गई हो? माँ उत्तर देती है कि मैं भी रोज़ 8 घंटे से अधिक काम करती हूँ। मेरी इस सेवा के प्रति कोई आभार व्यक्त नहीं करता। अब मैं शाम का भोजन करने के लिए बाहर जाऊंगी। मुझे भी परिवर्तन चाहिए और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी देखरेख स्वयं कर सकती हूँ। वह नाराज़ हो जाती है जब डोरिस प्रश्न करती है कि क्या आप कहीं गिर गई थी या किसी चीज़ से टकरा गई थी। उसकी माँ उसे चेतावनी देती है कि फालतू बकवास मत करो। जॉर्ज पियर्सन जब घर लौटते हैं, जॉर्ज पियर्सन की आयु कोई 50 वर्ष के आसपास है। उसका शरीर भारी और वह बाहरी आडंबरी वाला व्यक्ति है। वे डोरिस की आंखों में आंसू देखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि डोरिस क्यों रो रही है। तभी उनकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वे अपनी पत्नी को शराब का सेवन करते हुए देखते हैं। उन्हें बेसमय मदिरा पान ठीक नहीं लगता। वे कहते हैं कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे क्लब में स्नूकर मैच देखने जाना है और वहीं रात्रि भोज भी करना है। पर उन्हें हैरानी होती है कि घर में चाय तैयार क्यों नहीं की गई है। एनी करारा जवाब देती है, चुनौती देती है कि आप अपनी बातें ज़रा क्लब में तो मनवाने की कोशिश करें जहां लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वे आपको पापी वापी कहते हैं क्योंकि आप मंद गति से चलने वाले आडंबर पसंद व्यक्ति हैं। पत्नी उन पर आरोप लगाती है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं। साइरिल इस बात की पुष्टि कर देता है कि क्लब के सदस्य डैड को पापी आपी उनकी पीठ पीछे कहते हैं। जॉर्ज को ऐसी ठेस लगती है कि वो घर से बाहर चले जाते हैं। साइरिल माँ को कहता है कि आप डैड की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी, पर माँ तर्क देती है कि लोगों की भावनाओं को कभी कभी चोट लगने से उन्हें लाभ मिलता है। वह सुझाव देती है कि जॉर्ज को इतना अधिक क्लब नहीं जाना चाहिए जहाँ उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। साइरिल दरवाज़ा खोलता है और बताता है कि उनकी बूढ़ी मूर्ख पड़ोसन आई हुई है। मिसेस पियर्सन उसे डांटती है कि मिसेस फिट्जजेराल्ड के प्रति अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसन का गर्मजोशी से स्वागत करती है। पड़ोसन जिसका व्यक्तित्व बदला हुआ है, वास्तव में वह मिसेस पियर्सन है। वह जानने को आतुर है कि उसके घर में क्या हो रहा है। साइरिल शिकायत करता है तथा चीख कर बोलता है तो उसकी माँ उसे कठोरतापूर्वक डांटती है कि चुप रहो, फालतू की बकवास मत करो।
वह अपनी पड़ोसन को यह भी बताती है कि मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो। वह बताती है कि जॉर्ज को तथा दोनों बच्चों को उनकी औकात दिखा रही हूँ। तभी जॉर्ज पियर्सन कमरे में प्रवेश करते हैं और उन्हें उस आगंतुक महिला को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। पड़ोसन उन्हें उनके नाम से पहले शब्द जॉर्ज लगाकर संबोधित करती है। जॉर्ज नाराज़ हो जाते हैं, पर एनी को इससे कोई आपत्ति नहीं। जॉर्ज शिकायत करते हैं कि घर में चाय भी नहीं बनी, डोरिस ऊपर हो रही है और मिसेज फिट्जजेराल्ड उन्हें उनके नाम से संबोधित कर रही है। वे पड़ोसिन को कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दीजिए, पर उनकी पत्नी उन्हें आड़े हाथों लेती है कि तुम्हें सलीका नहीं आता। वह उनसे कहती है कि आप क्लब क्यों नहीं चले जाते। जॉर्ज गरजते हैं कि तुम तो झक्की या सनकी हो गई हो। मिसेस पियर्सन उनके बड़े स्थूल और मूर्खतापूर्ण चेहरे पर थप्पड़ मारने की धमकी देते हैं। जॉर्ज इन दोनों महिलाओं को हक्का बक्का होकर देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि पड़ोसन उनकी पत्नी को मिसेज फिट्जजेराल्ड क्यों कह रही है। वह टिप्पणी करता है कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा नशा हो गया है, वह उदास और हताश हो जाता है। डोरिस कमरे में धीरे से प्रवेश करती है। पड़ोसन उससे कुछ पूछती है कि आज तो तुम्हें चार्ली के साथ बाहर जाना था। डोरिस नाराज़ हो जाती है और वह रोषपूर्वक पूछती है कि आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। फिर बताती है कि बाहर जाने की योजना ख़त्म कर दी है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दुखी कर दिया है। माँ जॉर्ज तथा बच्चों को कहती है कि थोड़े समय के लिए बाहर चले जाओ और हम दोनों सहेलियों को कुछ निजी बातें करने दो। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि बातचीत का परिणाम उन सभी के लिए सुखद होगा। पड़ोसन मिसेज फिट्जजेराल्ड, जिसके अंदर मिसेज पियर्सन का व्यक्तित्व प्रवेश कर गया है, वह हट करती है कि पुनः अदला बदली कर लो। उससे सहन नहीं होता कि परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार और अधिक किया जाए। मिसेस फिट्जजेराल्ड तैयार हो जाती है और वह उन्हीं मंत्रों को दोबारा दोहराती है तथा दोनों अपने अपने रूप में आ जाती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी पड़ोसन को कहती है कि अब अपने परिवार वालों के साथ नरमी मत दिखाना, अन्यथा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। दूसरी बात, तुम इस छोटे से नाटक की कोई सफाई अथवा खेद व्यक्त करना शक्ति का स्वर ही काम बना देगा। वह मिसेस पियर्सन से पूछती है कि तुम अपने पति एवं बच्चों से क्या अपेक्षा करती हो। मिसेस पियर्सन अपनी मांगों की सूची देती है। ये लोग कभी कभी घर पर रुक जाएं, उसे भोजन पकाने तथा परोसने में मदद करें तथा रमी की एक बाजी खेल लें। वह मिसेस फिट्जजेराल्ड की सलाह पर अमल तथा अपने परिवार के साथ सख्ती बरतने का वचन देती है। जॉर्ज पियर्सन और डोरिस पियर्सन तथा साइरल पियर्सन कमरे में प्रवेश करते हैं तथा मिसेस पियर्सन की ओर से चिंता आतुर होकर देखते हैं। माँ मुस्कुरा देती है तथा वे तीनों भी मुस्कुरा देते हैं। अब माँ अपनी योजना बताती है। वह चाहती है कि आज एक गेम रमी का हो जाए। बच्चे भोजन पकाएंगे जबकि वह स्वयं जॉर्ज से कुछ बातें करेगी। सभी उसकी बातें मान लेते हैं। वह अंत में पड़ोसन का आभार व्यक्त करती है और उसे अलविदा कहती है। जैसे ही मिसेस फिट्जजेराल्ड घर से बाहर निकलती है, सारा परिवार उनका मिसेस पियर्सन को घेर कर बैठ जाता है। इस तरीके से इस एकांकी नाटक को राइटर जे.बी. प्रेस्टले ने एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस समरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने भी नए साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।